नमस्कार दोस्तों, परमहंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। हम पहुंचे हुए थे अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है? वर्ग समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। कैसे? उनका गुणन खंडन करके। ठीक है ना। वर्ग समीकरण हल करने की इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। देखें, पहला समीकरण है 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0। ठीक, लिखेंगे हल दिया गया समीकरण है। क्या दिया हुआ है? 9x का वर्ग माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। आप इस समीकरण के बाएं पक्ष को देखें तो क्या है? ये एक वर्ग बहुपद है। ठीक है ना। तो इसका हमको गुणनखंडन करना है। तो गुणनखंडन कैसे करें? तो अध्याय 1 में ही हम वर्ग बहुपद का गुणनखंडन करना सीख चुके हैं। ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी हमको मिलने वाला है। यहाँ पे उसका उपयोग आपको करना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे गुणनखंडन करने के लिए? सबसे पहले यहाँ a, b और c का मान आप देखिए। ठीक है। तो a के जगह पे क्या दिया हुआ है? 9, b के जगह पे -3, c के जगह पे -2। ठीक है। तो फिर क्या करना है? a और c को गुणा करेंगे तो 9 और -2 गुणा होंगे तो आएगा -18। ठीक है। अब हमको -18 का ऐसा गुणनखंड लेना है जिसका जोड़ या घटाव बीच वाले यानी कि -3 के बराबर हो। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं -18 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 1 गुणा 18। ठीक है ना। दोनों को गुणा करें तो 18 होगा ना, लेकिन हमको लाना है -18, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस रखना होगा, ऋणात्मक रखना होगा। तो किसको रखें? तो उसके लिए आप देखें b के मान को। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो बड़े वाले को हम ऋणात्मक रखेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 में से 1 को घटाने पे तो इतना आ नहीं रहा है, इसलिए ये हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ें तो 2 गुणा -9 ये हो गया, तो इनका गुणनफल होगा -18। लेकिन 9 में से 2 घटाने पे तो -3 नहीं आया, इसलिए ये नहीं ले सकते हैं। और आगे बढ़े हम तो 3 गुणा ऋण 6, इन दोनों का गुणनफल -18 इतना आ रहा है। और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 भी आएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही हमको लेना है। ठीक, क्या? धन 3 और ऋण 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद जैसे का तैसा 9x का वर्ग, उसके बाद बीच वाले पद को इन दोनों गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे प्लस 3x माइनस 6x। ठीक है। देखें 6x में से 3x घटेगा तो 3x बच जाएगा ना आपका। ठीक है। ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। फिर लास्ट पद को जैसे का तैसा उतार लें, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास कितने पद हो गए? तो 4 पद। ये पहले 2 पद और ये अंतिम 2 पद। तो इन 2 पदों में जो भी उभयनिष्ठ हो उसको हमको बाहर लिखना है और बाकी बचे हुए को कोष्ठक में लिखना है। तो देखें क्या क्या उभयनिष्ठ है यहाँ पे। तो यहाँ 9 है, 9 मीन्स 3 गुणा 3, और x का वर्ग है मतलब x गुणा x। ठीक है। तो आप देखें कि इन दोनों पदों में 3 भी है और x भी है, आप देख रहे हैं। ठीक है। तो 3 निकालिए और x निकालिए, तो 3x हमने निकाल लिया। तो बाकी क्या बचा? यहाँ 2 ठे 3 था, 1 ठे 3 निकाला तो 1 3 बचा। यहाँ 2 ठे x भी था तो 1 ठे x निकाला तो 1 ठे x बचा। फिर धन का चिन्ह, यहाँ देखें 3x है, 3x हमने बाहर निकाला है तो क्या बचा? 1। ठीक है। अब यहाँ देखें 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पदों में 2 है और माइनस भी है, तो -2 हम बाहर लिखेंगे। कोष्ठक में क्या बचा? माइनस और 2 बाहर लिखे हैं तो बचेगा 3x, और माइनस और 2 निकाले हैं तो क्या बचेगा? +1 इज इक्वल टू
0। देखिए कोष्टक में बराबर संख्याएं हैं क्या दोनों में? अगर हैं तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो ये हमारा हल गलत है अभी तक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ही है 3x धन 1 3x धन 1, तो हम एक कोष्टक में लिख लेंगे 3x धन 1 और बाकी बचे हुए को दूसरे कोष्टक में। क्या बचा? 3x और आगे -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा गुणनखंडन हो गया है ना। तो आप देखें कि ये 3x धन 1 गुणा है 3x ऋण 2 से और इन दोनों का गुणनफल क्या है? 0। तो अब आगे कैसे हल करें? तो इससे आगे हल करना तो आप सीखे हैं कहाँ? प्रश्न 2 में। ठीक है, ऐसा ही होता था प्रश्न 2 में समीकरण। तो भाई इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो 3x धन 1 इसका मान 0 होगा या फिर 3x ऋण 2 इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो आगे हम हल करते हैं। मान लेते हैं कि इसका मान 0 है। अब यदि 3x धन 1 इज इक्वल टू 0, तब 3x प्लस 1 को पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा? -1। x को बस रखें, 3 को भी पक्षांतर कर दें तो क्या होगा? -1/3। ठीक है, या मान लें कि इसका मान 0 है। ठीक है ना, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और -2 को पक्षांतर करें तो हो जाएगा +2। फिर 3 को भी पक्षांतर कर दें तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर -1/3 तथा x बराबर 2/3 होंगे। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है ना। 7वां समीकरण देखें। दिया है 10x ऋण 1/x बराबर 3। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? मानक रूप में बदलेंगे। ठीक है ना, वर्ग समीकरण के मानक रूप में बदलेंगे, जैसा कि हमारा पहला समीकरण दिया हुआ था। उसके बाद जैसे हम पहले समीकरण को हल किए थे वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसको मानक रूप में कैसे बदलें। लिखेंगे हल दिया गया समीकरण है 10x - 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 10x के नीचे अगर हम 1 ले लें हर में तो ये भी एक भिन्न बन जाएगा और आगे भी हमारा एक भिन्न है, तो दोनों को हल करने में आसानी होगी। ठीक है ना। अब देखें, इसमें से इसको घटाना है तो क्या करेंगे? हर में हमको दोनों हरों को गुणा करके लिखना है, तो x को गुणा करेंगे 1 में तो आएगा x। अंश में क्या लिखना है? ऐसे तिरछा गुणा करते हुए, तो 10x का गुणा x में करेंगे तो होगा 10x का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ऐसे तिरछा गुणा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1 बराबर 3। उसके बाद आप देखें इस x का काम इधर कुछ भी नहीं है, तो x को इधर पक्षांतर कर दें, हमारा इस ओर बचेगा 10x का वर्ग -1। x यहाँ हर में था, भाग था, तो इधर आएगा 3 के साथ हो जाएगा गुणा, तो इधर होगा 3x। उसके बाद आप 3x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि दाहिनी ओर हमको क्या रखना है? 0। ठीक है ना, मानक रूप में उस ओर क्या होता है? 0। तो 3x को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास होगा 10x का वर्ग -1 और 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3x इज इक्वल टू 0। अब इस ओर आप देखें क्या है? 10x का वर्ग के बाद क्या रखना है? x वाला पद, उसके बाद बिना x वाला, तो हम क्रम से जमा के लिख लेते हैं। तो 10x का वर्ग फिर -3x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका मानक रूप में बदल चुका है। ठीक है ना।
देखिए सबसे पहले एक्स वर्ग वाला पद, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला, बराबर इस ओर 0। तो अब हम इसे वैसा ही हल करेंगे जैसा अभी हमने पहले समीकरण को हल किया था। ठीक है, तो अब आगे का काम आपका। प्यारे भैया बहन, आप सभी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।